ईडी वर्सेस ईडी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राज्यसभा के रण में दोनों दलों ने बाड़ेबंदी की है, लेकिन आरोपों का सिलसिला रुका नहीं है। चौथी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के उतरने के बाद चुनाव दिलचस्प हो चला है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने ईडी और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई। वहीं कांग्रेस भी चुनाव आयोग और एसीबी में शिकायत कर चुकी है। आज करेंगे इसी पर बात। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हैं, शैलेंद्र सिंह गुर्जर बीजेपी नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इंटरेस्टिंगली जो शिकायत कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने पसंद की जगहों पर दी है, उसमें किसी ने भी हॉर्स ट्रेडिंग को आशंका नहीं कहा है, संभावना कहा है। देखिए स्वप्निल जी, जो ये पॉलिटिशियन है, ये शब्दों का जो रचना है वो इस प्रकार से करते हैं कि कोई आंच हम पर नहीं आए। सीधी हॉर्स ट्रेडिंग पर अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो किस किस पर नाम लिया जाए, किस किस ने वो सूची नहीं दी कि इन इन लोगों पर हमें आशंका है, किस पर कार्रवाई करेंगे। किसी का अगर हम क्राइम में जो क्रिमिनोलॉजी उसमें साफ कहा गया है कि या तो आप जो क्राइम करने वाले की आइडेंटिटी क्लियर कीजिए या संभावना जताइए। आप संभावना नहीं जता रहे कि हो सकता है। अब कौन लेगा पैसा, आपको कुछ नाम तो देने पड़ेंगे। वो स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों को डर है कि हमारा कोई आदमी टूट के नहीं चला जाए। जो तमाम चीजें, एक आज नया सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है जब तुम्हारा दिल भर जाए दिखावे की कश्ती से, तुम चले आना चंद्रा की बस्ती में। जो ऐसे नारे जब लग रहे हों, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है। ठीक है, आपने बीटीपी वालों को मना लिया। हालात यह है कि इन दोनों के जो हॉर्स ट्रेडिंग का दौर है, एसीबी में शिकायत है, ईडी की शिकायत है। इसमें राजस्थान की जो 8 करोड़ की जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। वो बिजली और पानी की कमी से त्रस्त है। और उदयपुर में मनीषा पंवार और 3-4 विधायक जो पानी का झरना बह रहा है, उस पानी को उठाकर कह रही है बहुत ठंडा पानी है। और इधर राजस्थान की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। गांव में लाइट नहीं आ रही है, वो एसी में बैठे हुए हैं। तो जो राजनीतिक शुचिता की बात कही जाती है, जो कहा जाता है कि राजनीति में हम सेवा संकल्प लेके आए हैं, वो दोनों पार्टियों में नहीं दिखाया जा रहा है। ये ठीक है कि कांग्रेस में मौज मस्ती हो रही है, उन्हें चाहिए था कि वो भी बीजेपी की तरह जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जो काम किए उनके ऊपर कोई चर्चा करते। अब कांग्रेस तो मौज मस्ती की पार्टी हो गई है। बीजेपी वाले कह रहे हमने प्रशिक्षण लिया है। वैसे अगर सबसे आसान तरीका होता चर्चा करने का, सबसे अच्छा विषय होता जो चिंतन शिविर में कहा गया कि हम बीजेपी की तरह अपनी ही योजनाओं का प्रचार नहीं कर पाते, उसी पर बैठकर अगर मंथन कर लेते तो भी शायद एक बार की कहा जा सकता था कि कुछ अलग है। जी मिथिलेश जी, मैं आगे आता हूं आपके पास। कलाकार बन रहे हैं। मैं आता हूं आगे आपके पास। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र सिंह जी, किसी भी माननीय पर जो बीजेपी से हो उस पर कोई आरोप लगे तो आप लोगों का रिएक्शन आता है कानून अपना काम करेगा। ठीक है, अब कानून अपना काम कर रहा है तो आप कह रहे नहीं, कानून से करवाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनकी आप देखिए साफ बॉडी लैंग्वेज, उनके घबराहट कि उन्होंने अपने सारे विधायकों को बाड़ाबंदी करके उदयपुर ले गए हैं, वो भी जयपुर से 400-500 किलोमीटर दूर। हाँ। क्या उनको कैसा डर था? 126, वो कॉन्फिडेंट थे कि 126 विधायक हमारे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से विधायकों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप देखिए बीजेपी नहीं, देखिए मैं आपकी बीजेपी जो है वो अपने विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के लिए ले गए थे। देखिए मैं आपकी बात समझना चाहता हूं। आप लोगों ने जो लेटर लिखा है ना, जो इलेक्शन कमीशन को या ईडी को, उसमें आप लोगों ने लिखा है कि विपक्ष के विधायकों को डराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चंद्रकांता मेघवाल को नोटिस जारी हुआ है, सम्मन दिया गया है। संजय शर्मा, गोपीचंद मीणा, राजेंद्र राठौड़ और आपने और भी नाम दिए हैं कि इनके पुराने मुकदमों में चालान करने के आदेश हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि जब आप कहते हैं कानून अपना काम करेगा तो कर रहा है कानून, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कानून से काम करवाया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है वो डरी हुई है और वो अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी घनश्याम तिवारी जी हैं और जो दूसरे उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और उनको
भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है क्योंकि हमारे पास 30 सरप्लस वोट हैं। अब आप देखिए जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी आप आज से बयानबाजी देखिए, जब से बाहरी तीनों प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके बयान देखिए, वो इतना असंतोष और असंगठित हो रखे हैं कि उनको, मैं ये कह रहा हूं जो आप शिकायत कर रहे हैं ना कि जी को विपक्ष ले के जाना पड़ नेताओं रहा है, पर दबाव बनाया जा रहा है, आश्वासन देके। मैं आपसे ये सिर्फ सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है तो उन पर मामले हैं ना। आप क्या चाहते हैं वो मामले हमेशा ठंडे बस्ते में पड़े रहे या कभी उन पर कार्रवाई हो और वो क्लीन चिट होकर निकल आए? आप चाहते हैं क्या है? मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, जिस तरह से पिछली बार जब इनके 18 विधायक इनकी कार्यशैली कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्यपद्धति से नाराज होकर मानेसर चले गए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें आता है। आप देखिए उसमें भी केस दर्ज हुए थे, आज तक उन केसों का कोई पता नहीं लगा। आप देखिए तो उसी तरह ये जो इन्होंने कार्रवाई की, आप वही का वही है ना। हो सकता है मैं अपना सवाल आपको समझा ना पा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा कि प्रतिक्रिया आप लोगों की रहती है, कानून अपना काम कर रहा है तो दिक्कत कहां है? आप देखिए जो मुकदमे फेक हैं जिनका आपने अब तक क्यों, तो जांच होगी तो क्लियर हो जाएगा ना सर, जांच होने दीजिए, उसमें आशंकाएं क्यों जता रहे हैं? इससे आप दबाव में क्यों आ रहे हैं? आज आप देखिए अगर आपको ऐसी डर थी, आपने एसीडी को परिवाद दिया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो पूछूंगा शैलेंद्र सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं शैलेंद्र सिंह जी, देखिए शैलेंद्र सिंह जी मेरा सवाल समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कानून अपना काम करेगा, ठीक है, उन पे गलत अगर मुकदमे दर्ज हुए तो जांच में साफ हो जाएगा ना, कानून को काम करने दीजिए, उसमें दबाव क्यों बन रहा है आप पर? कैसे दबाव बन रहा है अगर सब सही है तो? स्वप्निल जी आप बताइए ये जो मुकदमे हैं कितने पुराने हैं, आज ही आपने इस बात को क्यों लेकर आ रही है कांग्रेस सरकार? क्योंकि कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं डर है। आप देखिए जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप देखिए जोड़तोड़ की सरकार चला रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, सारी राजस्थान की जनता देख रही है, मौज मस्ती हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं। समय पे हमने बहुत देखा है, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो या अभी हाल ही में राहुल सोनिया भी ईडी द्वारा समन्ड है आगामी डेट में, आज की डेट थी बल्कि सोनिया गांधी की। तो बहरहाल मैं अब प्रदीप चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप चतुर्वेदी जी मुझे एक बात बताइए, हर जगह जा जाकर आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बीजेपी खरीदेगी, बीजेपी खरीदेगी। किस किस को फोन गए, किस किस को लेटर गए या किसी को मोबाइल पर मैसेज आया है, उनके नाम लेके आइए ना सामने सार्वजनिक, उसको छिपाकर क्या हासिल कर लेंगे आप? देखिए स्वप्निल जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूं और मेरा कहना आपसे यह है कि जिसकी बात कर रहे हैं चंद्रकांता मेघवाल जी की बात अभी मेरे साथी कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की जब वसुंधरा जी सरकार थी उनके समय में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी सरकार मुकदमा दर्ज हुआ है, हमने दर्ज नहीं किया, हमारी सरकार दर्ज नहीं किया है। 2017 में चंद्रकांता जी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमा तब का पेंडिंग चल रहा है और उसकी जांच चल रही है। प्रदीप जी अब सवाल है कि प्रदीप जी सवाल ये नहीं, सवाल वो नहीं है जो जांच हो रही है, ये है उस पर सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो सवाल रहेंगे। सवाल सिर्फ ये है बात कर रहे हैं आपके हमारी पार्टी को किस माध्यम से आपके पास जो विधायक हैं उनसे संपर्क किया गया, किसको प्रलोभन दिया गया है, आप नाम लेकर क्यों नहीं आते? स्वप्निल जी, इस सरकार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करने का जो प्रयास किया था उसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शामिल थे और उन्होंने लेन देन की बात भी सामने आ गई। सर एक बात बताइए, उसके प्रयास भी दिए, नहीं, लेकिन प्रदीप जी एक बात, नहीं 2 मिनट रुकिए शैलेंद्र जी, जब आप बोल रहे थे किसी को मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जुड़े सवाल पूछूंगा, अब तब जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, इस देश में किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना राजद्रोह गिना जाता है। कितने राजद्रोह के मामले कितने लोगों पर आप लोगों ने दर्ज करवाए, कहां दर्ज करवाए बताइए? देखिए हमने जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो हमारी एसीडी में हुए थे, उस सब हमने कराए हैं। अरे और जो कार्रवाई हुई है उस पर सब संज्ञान लिया जा रहा है। सवाल हुआ ही जा रहा है, सवाल यह कि आपने जितने कॉन्फिडेंस आरोप लगाए उस पर कार्रवाई हुई ही जा रही है। तो अभी उसको चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो प्रक्रिया में है। कोर्ट जाके ना आपकी बात जब करते हैं, कोर्ट जाने से आपको किसने रोका था? अगर इस बात की जाती है तो कांग्रेस पार्टी को कोर्ट चले जाते, आपको किसने रोका था? उसमें लेन देन के प्रमाण सामने आए थे और उसी पर एसीबी ने कार्रवाई करने की कोशिश की, उसमें आज तक गजेंद्र सिंह जी अपने बयान नहीं दिए, उन्होंने अपना वॉइस टेस्ट नहीं कराया। एक बात बताइए प्रदीप जी, लेकिन फिर सवाल वही है, आपने अब तक जितने भी नाम लिए वो बीजेपी के विधायकों या बीजेपी के सांसद के थे, आपने अपने विधायक या आपके समर्थन दे रहे किसी विधायक का नाम नहीं लिया जिसको कि प्रलोभन दिया गया, कितने का दिया गया और किस माध्यम से दिया गया, बताइए तो सही एक बार। उसकी जांच जारी है, उसकी जांच जारी है। कौन कर रहा है? एसीबी के पास है, एसीडी के पुराना नहीं, अभी का बताइए। अभी महेश जोशी ने जहां जहां जाकर, अभी डॉक्टर महेश जोशी ने जहां जहां जाकर आशंकाएं जताई हैं, उन्होंने कुछ नाम भी तो बोले होंगे। एसीबी और एसीडी जांच कर रही है
उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसमें सही रिपोर्ट सामने अरे आएगी। भाई, अभी जांच ठीक के है। दौरान हम किस आधार पर कह सकते हैं कि चल रहा है? अभी जांच की अरे आप प्रक्रिया कह तो नहीं, शिकायत कर रहे हैं ना, चल आप रही पुराने है। मामले पर उसके क्यों है? मैं तो बीच में ताजा मामले पर आ पार्टी के चुका स्तर हूं। पर इसका बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मिथिलेश जी, होता क्या है ना कि मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं रात में अपने कमरे में सो रहा हूं, कहीं पर कोई आहट आई, मुझे लगा अरे घर में तो चोर घुसा है, अब मैं क्या करूं? तो मैं सबसे पहले अपने आसपास ढूंढूंगा ऐसी कोई चीज जो मेरे हाथ पे आ जाए ताकि मैं उस चोर को मार सकूं। फिर मैं उठा, फिर मैंने घर में घूम के देखा, चोर तो था ही नहीं। देखिए स्वप्निल जी, जो ईमानदारी से आज के दौर में जो चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, जब से आरएलपी ने घोषणा की, हनुमान बेनीवाल ने, कि मैं तीनों वोट सुभाष चंद्रा को दूंगा, और उसके बाद दिव्या मदेरणा ने जो कमेंट किया, पूरी सियासत मरुधरा की गर्मा गई। ठीक। और उसके बाद में सुभाष चंद्रा का यह बयान कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 2023 में तो उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है, नहीं तो 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में सचिन पायलट ने उसका खंडन कर दिया, जवाब दे दिया। लेकिन जो हालात हैं उसमें यह लग रहा है कि जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी का बयान आया कि 7 दिन हो गए, मुझसे तो किसी ने संपर्क नहीं किया, जो ये सियासत है, जो ये वोटों की सियासत है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ाहट चल रही है। फिर जितने भी संविधान विशेषज्ञों ने एक बड़ा बयान दे दिया, सुभाष चंद्रा जी जो संख्या बता कोई रहे हैं, पार्टी व्हिप जारी करती है, उसके बाद भी कोई विधायक दूसरे दल को मतदान कर देता है तो उनकी सीट नहीं जाएगी, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उसके बाद में दोनों दल में गड़बड़ाहट बढ़ गई है। जब हम उसके बाद में ये बात शुरू है, राजेंद्र राठौड़ इसके पूर्ण कर्णधार हैं, उनको कसने की तैयारी चल रही है। बात तो सुनिए, जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि यार स्वप्निल आपके पास ये जो सामान रखा है वो कितने का है, तो मैं ये बोलूंगा कि 2 से 3 हजार के बीच का कुछ होगा। सुभाष चंद्रा जी कैलकुलेटेड एकदम परफेक्ट आंकड़ा लेके बता रहे हैं इतनी क्रॉस वोटिंग होगी। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? देखिए ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि उन्होंने पहले भी ये गेम करके दिखाया है। जो यहां से प्रत्याशी हैं सुरजेवाला, उनके खुद के भी पेन की स्याही बदल दी गई थी। तो जो खिलाड़ी पहले मैच जीत चुका है वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है, उसमें दम है। जो सुरजेवाला कांग्रेस के वहां विधायक थे और खुद शाही बदल चुके थे, तो जब वो 14 के बदला सकते हैं शाही, तो राजस्थान में 8 के तो बदल ही सकते हैं। वो उसी उम्मीद पर कह रहे हैं। अब उन्होंने शाही किस दम पर बदलाई थी? कागज के नोटों के दम पे बदलाई थी या प्यार और दुहाई पर बदलाई थी, ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन कांग्रेसियों का जो चरित्र रहा है वो चरित्र ऐसा ही रहा है। इसी चलते अशोक गहलोत पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और ये लास्ट ओवर है बीजेपी के लिए। अब तक बीजेपी की सारी कोशिशों को अशोक गहलोत ने नाकाम किया है। अगर इस लास्ट ओवर में सुभाष चंद्रा जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जोड़ तोड़ के, उसको उतारा है बीजेपी ने और वो कामयाब हो जाते हैं, तो अशोक गहलोत के लिए निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां पैदा होने वाली है। ये ठीक है, अशोक गहलोत ने जो बसपा से आए 6 विधायकों को भगाकर अपने ट्रिपल शूटर धर्मेंद्र राठौड़ से बुलाकर फोटो खिंचाकर गाड़ी में बिठाकर वहां ले गए और उससे आला कमान को बता दिया कि मैं ही हूं तुम्हारे पास एकमात्र, बाकी कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। आखिरी बहादुर शाह जफर कोई है कांग्रेस में तो वो अशोक गहलोत हैं। तो उस जगह चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये विन विन सिचुएशन आ सकती है कि अशोक गहलोत इस स्थिति से निकाल ले जाए और राज्यसभा में जो एक मां का बड़ा लिटमस टेस्ट तो होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बार फिर अब शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, आम समझ ये कहती कि अगर फोन रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर में टू टू की आवाज आ रही होगी। क्या उसी के बेसिस पे आप लोगों ने ये लिखा है कि विपक्ष के विधायकों और पदाधिकारियों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं? अगर उसके बेसिस पे नहीं लिखा है तो किन सबूतों के बेसिस पर आपने ये लिखा है, या ये भी सिर्फ आशंका है हो सकता है हमारे फोन टैप हो रहे हो? देखिए, जब कांग्रेस में इतनी जबरदस्त खलबली मची हुई है, विधायक निर्दलीय विधायकों में विरोध है, तो निश्चित तौर पे आपने देखा एसीडी में परिवाद दिया गया इनके महेश जोशी मंत्री जी द्वारा, जो कि बलात्कारी बेटे को तो वो सरेंडर करवा नहीं पा रहे हैं, जो कानून की बात करते हैं। और आप देखिए जो परिवाद दिया है, तो एसीडी खुलासा करे कि किन किन की हम फोन टेपिंग कर रहे हैं और किस तरह से बात हो रही है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि एसीडी फोन टेपिंग कर रही है और एक भी तथ्य इनको मिल नहीं पा रहे हैं। कि पहले ही हमने आपको बताया, पहले ही हमारे ये कंफर्म जानकारी कैसे है कि फोन टैप हो रहा है?
निश्चित तौर पे आप देखिए कांग्रेस के जो पुराना इतिहास रहा है, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कार्य पद्धति से नाराज होकर 18 विधायक मानेसर चले गए थे और उनकी सबकी फोन टैपिंग हुई थी। इन्होंने ये आरोप लगाए बीजेपी की, आज तक उसका कोई सच्चाई तथ्य बाहर आगे आ नहीं पाया है। आपको अगर ये था तो आप गिरफ्तार करें ना, कौन करवा रहा था, गिरफ्तार तो करें, आप नहीं कर पाए। तो ये पूछ रहा हूं कि फोन टैप कैसे हो रहे हैं, आप बताइए ना, कोई तो सबूत होगा आपके पास, या सिर्फ आरोपों पर लड़ते रहना है? कोई कहीं से कुछ फैक्ट लेके लाके देने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति है। तो एक बात बताइए, शासन कांग्रेस का है, एसीडी कांग्रेस की है, हाँ। जो आज सर्विलांस पे जो फोन है उसकी वास्तविक तथ्य तो सर्विलांस पे जो एसीडी का डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वही बता पाएगा ना। जिस हिसाब से फोनों में डिस्टर्बेंस आता है, टू मतलब आप देखिए अगर सर्विलांस पे होता है तो आप देखिए एक झंझनाट सी आती है, कोई लाइन ऐसी झंझनाट सी आती है, तो उससे पता लगता। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, तो जो बात वास्तविक तथ्य तो एसीडी बताएगी, वो बताने से क्यों रही? क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी को तो अपनी बचानी है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से विधायकों में जबरदस्त विधायक भरत सिंह जी हो, संयम लोढ़ा जी हो, आप देखिए जो इनके रोमिला जी हो, जिस हिसाब से ये हो सकता है आपको लगे कि मेरे नॉलेज में कमी है, इसलिए मिथिलेश जी मैं चाहता हूं आप मेरी बात को सपोर्ट करें। अगर केंद्रीय गृह विभाग प्रदेश के गृह विभाग से इस संबंध में सूचना मांगेगा तो क्या प्रदेश के किसी भी विभाग को सूचना देने से रोका जा सकता है? मिथिलेश जी शॉर्ट में बोलिएगा। देखिए, अगर केंद्रीय विभाग मांगेगा तो सूचना देनी ही पड़ेगी। जब भी कोई फोन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिना तो अब शैलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, अगर एसीबी प्रदेश सरकार के कहने पर टैप कर रही है तो आपने केंद्रीय गृह विभाग, आपके केंद्रीय गृह विभाग तो आप ही के व्यक्ति के पास है ना, तो आप ही की पार्टी के है ना वो, तो आपने कुछ तो जानकारियां मांगी होगी स्टेट से, क्या जानकारियां दी गई? निश्चित तौर पे हमारे जो नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं सतीश पूनिया जी, कहीं ना कहीं उन्होंने बात रखी होगी शीर्ष नेतृत्व को, उस पर कार्रवाई हो रही होगी। आप देखिए आज कांग्रेस इतनी बौखलाहट भरी हुई क्यों है? आप क्योंकि उनके जो इन्होंने वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, जो कमिटमेंट दिए थे, आज विधायक ये कह रहे हैं हम जनता के सामने कैसे जाएंगे 1.5 साल के बाद? आप देखिए वो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसीलिए आज देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो सिर्फ घोषणा मंत्री होकर रह गए। नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। अमित शाह जी हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो मांग सकते हैं ना, क्यों नहीं मांग रहे हैं? स्वप्निल जी एसीबी की बात कर रहे हैं। एसीबी की हालत तो यह है कि जब एक आरएएस को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने उनको धमकाया तो एसीबी के अधिकारी माफी मांग लिए, तो इनको कहां से पकड़ेंगे? खुद अशोक गहलोत कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुन रही है। तो जो तमाम हालात है उसमें बीजेपी तो बेवजह की आशंका जता रही। विधानसभा सीटों के चुनाव हुए थे, मिथिलेश जी उस समय घूम घूम के कहा था हमें जिताओ नहीं तो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाएगी। अब मैं एक बार फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, मैं सिंपली आपसे फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं जिस सवाल पर मैंने आपसे पिछली बार थोड़ा सा हटा था। मैंने माना आपको आशंका है, हो सकता है आपको अपने लोगों पर कम भरोसा हो सकता है आपको लगता है कि अगर बोली लगेगी तो इसमें से कुछ चेहरे हट सकते हैं, यह भी हो सकता है कि बीजेपी में इतना मादा हो कि वो आपके लोगों को तोड़ ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आशंकाओं के पीछे कुछ तो होता है ना, ऐसी बेसलेस तो आशंकाएं नहीं होती। स्वप्निल जी, हाँ। हमारा अनुभव है, क्या है? हमारी सरकार जब बनी थी उसके 6 महीने बाद जैसा इन्होंने गलत बयानी की है भाजपा के प्रवक्ता ने कि वो नाराज होकर गए थे, वो नाराज होकर नहीं गए थे, नाराज होकर नहीं गए थे, उनको बरगलाया गया था, नहीं बरगलाया गया था, नाराज होकर गए थे। नहीं, आप भी जानते हैं प्रदीप जी, आप भी जानते हैं कि नाराज होकर ही गए थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये दे देता हूं, अगर राजनीति नहीं थी बरगलाया गया था। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज आपको कांग्रेस की शैलेंद्र जी, अब देखिए शैलेंद्र जी प्लीज इस तरीके से डिबेट मत कीजिए, सबकी बात आने दीजिए ना। आपकी बात तो आई जब मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा था, आप तब भी कांग्रेस बोल रहे थे, आप अब भी कांग्रेस बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही, कांग्रेस को बोल लेने देते हैं। 2 मिनट रुकिए अब शैलेंद्र जी प्लीज। हाँ प्रदीप जी, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं उनको। अरे भाई मैं काउंटर कर लूंगा, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर शैलेंद्र जी। हाँ प्रदीप जी, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको ये लगता है कि उनको बरगलाया गया था तो मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, वो नाराज होके गए थे। क्योंकि आप याद कीजिए मीडिया आपको बोलता रहा कि आपके में गुट है, आपने नहीं माना, आपकी इस बात से गुटबाजी जब जाहिर हो गई थी उस बात से सहमत नहीं हूं। उनको बरगलाने का प्रयास किया गया और जब विधानसभा में विश्वास मत की बात आई तो उन 18 विधायकों तो जो काम के कच्चे उनको आपकी पार्टी ने कभी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया था भाई? आपको भी ध्यान होना चाहिए कि जिनको बरगलाया जा सके क्या उसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है प्रदेश में? सरकार के समर्थन में वोट किया था, यह इस बात का प्रमाण है कि उनको बरगलाया गया था।
और मैं आपसे फिर कहता हूं प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को बरगलाया जा सके वो कान का कच्चा है, वैसे व्यक्ति को आपने 5 साल प्रदेश अध्यक्ष बना के क्यों रखा था? आज सरकार बनी है 4 साल पहले। अरे भाई, मैं कह रहा हूं जिनको बरगलाया जा सके वो कान का कच्चा है, उनको 5 साल आपने प्रदेश अध्यक्ष को बनाया हुआ था। कांग्रेस को डर और आशंका इसी बात का है कि भाजपा के लोग उनको खरीद फरोख्त के करने क्यों, इसका रीजन क्या है? अच्छा ठीक है प्रदीप के पास उसको समर्थन जी, दिया है। सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, 2 मिनट रुकिए शैलेंद्र जी, 2 मिनट रुकिए आप प्लीज, शैलेंद्र जी 2 मिनट रुकिए। प्रदीप जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रदीप जी सिंपल सा सवाल है, कितने लोगों से बीजेपी ने संपर्क किया है और किस माध्यम से किया है? और वो जाके शीर्ष नेतृत्व से मिले प्लीज ना, और वहां से वो समाधान करके वापस कांग्रेस में। जब मैं आपसे जुड़े सवाल पूछता हूं, आप उसका तो जवाब देते नहीं है और आप बीच में बोल रहे हैं। 2 मिनट रुकिए ना भाई, यही बता रहा हूं। नहीं 2 मिनट रुकिए ना शैलेंद्र जी प्लीज। प्रदीप जी, सिंपल सा सवाल है, कितने लोगों से संपर्क कर लिया गया है और उन्हें क्या बोला गया है बरगलाने के लिए? भाई कोई बच्चा तो है नहीं जिसको बोल देंगे 2 टॉफी देंगे, ले बेटा 2 डेयरी मिल्क निकल ले, ऐसा तो है नहीं। क्या प्रलोभन दिया गया है बताइए? प्रयास तो किया है ना स्वप्निल जी। हाँ। इस विधानसभा के चुनाव में सरकार गठन होने के 6 महीने बाद ये कृत्य किया गया। उनका कोई नहीं था, उनके दिमाग में बीज डाला गया कि अगर आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको नई सरकार बना करके आपको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये इन्होंने सरकार को तोड़ने का प्रयास किया था। ये ऐसा उन चेहरों ने आज तक क्यों नहीं कहा? एक नई व्यवस्था बना सकते हैं आपके तो वो जिनको बरगलाया गया था उन्होंने आकर एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हमें ये कहा गया? अपने अनुभव के आधार पर नहीं, प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए, और इनका जो क्या सचिन पायलट या उनके साथ जितने भी विधायक थे उनमें से किसी ने आके कहा कि हमको ये बीजेपी ने प्रलोभन दिया है? आज तक किसी भी चेहरे ने उनमें से विधायकों को इकट्ठा कर कुव्यवस्था से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी, क्योंकि उन्हें प्रदीप जी सुनिए मेरी बात सुनिए, सिंपल सा सवाल है, वो विधायक जिन्हें बरगलाया गया था उन्होंने मीडिया के कैमरे पर आज तक क्यों नहीं बताया कि हमें ये प्रलोभन देकर बरगलाया गया, हम बेवकूफ बन गए उनसे? क्यों नहीं बोला उनने? सवाल ये इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब हमारे विश्वास मत की बात विधानसभा में हुई, ठीक है, तो उन्होंने सरकार के समर्थन में मत किया था, ठीक है, उन्हीं लोगों ने, ठीक है, और हमने वो साबित किया कि वो हमारे साथ हैं, और हमारा आज भी आधार यही है कि हमारी सरकार उन सभी विधायकों। अब देखिए, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं मिथिलेश जी, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंदरूनी झंझावतों से इतना ज्यादा दोनों दल गुजर रहे हैं कि किसकी कश्ती डूब जाए कह नहीं सकते, और इसीलिए दोनों ही दल पहले ही उसका बैकग्राउंड तैयार कर चुके हैं अपनी अपनी शिकायतों के जरिए। मिथिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल स्वप्निल जी, इन्होंने अपने दोनों में अगर कोई तोड़फोड़ हो जाती है तो बचाव के लिए तमाम चीजें कि हमने ये चीजें कर दी थी। सतीश पूनिया जी ने बयान दिया था कि बाड़ाबंदी वो करते हैं जिनके विधायक अनुशासित नहीं होते, तो आपने फिर बाड़ाबंदी क्यों की? आपको कहां जरूरत पड़ गई थी? लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं घनश्याम तिवारी नहीं हार जाए। कांग्रेस के कई चुनिंदा लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि समर्थित जीत जाए, कि कहीं समर्थित जीत जाए और कहीं ये हार जाए, चंद्रा जी जीत जाए और घनश्याम तिवारी जी हार जाए। कांग्रेसी कह रहे हैं हमारे दल से क्या हमारी सहानुभूति है, कहीं घनश्याम तिवारी नहीं हार जाए। जो हालात बने हुए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, दोनों दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ चलते हैं, और वो जनता किसको जवाब दे कि उनके माननीयों की आज बोली लग रही है, उनके माननीयों को आज जैसे हमारे अजमेर में मेला लगता है पशु मेला, वैसे उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। क्या इमेज रह जाएगी? क्या हम शान लेके जाएंगे कि हम गांव में पानी को तरस रहे थे और आप 5 स्टार होटलों में गुलछर्रे उड़ा रहे थे? ये राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है कि आज विधायकों की जो मान्यता है, विधायकों की जो आस्था है, उस पर गांव-गांव में चर्चा हो रही है, चौपाल पे उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, उच्च सदन, और उसके लिए सियासत एक मैसेज देना चाहिए, सियासत का एक एथिक्स होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो देख के उच्च शब्द की कैटेगरी में तो आती नहीं दिखती है। मिथिलेश जी, बिल्कुल, जो हायर उसमें कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल लोगों को, सोसाइटी के ऐसे लोगों को भेजें। आप किन लोगों को भेज रहे हैं जो राजस्थान के बारे में कुछ नहीं जानते? तीनों बाहर के हैं, पहले केसी वेणु। इंटेलेक्चुअल का मतलब तिकड़ा में भिड़ाना नहीं होता है, और जिस तरह से चीजें चल रही है लग रहा है कि तिकड़ा में भिड़ाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।